चलिए देखिएगा, यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है? सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? तथ्य होता है। फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? तथ्य। अब सुनो ध्यान से, आप लाख कुछ भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, लाख कुछ भी पढ़ लीजिए, मतलब कैसे बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये पहले होता था। मेरा हमेशा से कहना होता है, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होंगे। देखिएगा, सबसे पहली बात, प्रीपोजिशन, नाउन या जो भी एडजेक्टिव जो भी हो, जितने भी सारे ग्रामर का पार्ट है, पढ़ना, थ्योरी पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। इम्प्लीमेंट मतलब होता है उसको यूज करना, उसको पकड़ना। बात समझिएगा ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। फैक्ट में क्या है? कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन और नाउन इज यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हालांकि अगर नाउन की बात करेंगे तो उसका कोई ना तो ऑब्जेक्टिव होता है, हालांकि देखने से फर्स्ट फेज में आप पकड़ नहीं पाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट के रूप में है कि सब्जेक्ट के रूप में है। जब तक कि पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं आएगा तो सेंटेंस में आप ये नहीं बता सकते कि वो नाउन है, मतलब वो सब्जेक्टिव केस है, या कि वो ऑब्जेक्टिव केस है या पॉजेसिव केस में, नहीं बता सकते। जैसे अगर हम राम यहाँ पर लिख दिए, राम, तो क्या राम लिखने से पता चल जा रहा है कि वो सब्जेक्ट के रूप में है कि ऑब्जेक्ट के रूप में है? नहीं पता चल रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में अगर राम को लिखेंगे तो राम ही लिखाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो राम राम ही लिखाएगा। हाँ, लेकिन प्रोनाउन को अगर लिखेंगे, प्रोनाउन को लिखेंगे तो आई और मी से पता चल जाएगा कि कौन सब्जेक्ट है, कौन मतलब कौन सब्जेक्टिव केस है, कौन ऑब्जेक्टिव केस में है। समझ पा रहे बात को? तो बस सीधा सिर्फ यहाँ पे समझ लेना है कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन और नाउन इज यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन इफ इन सेंटेंस देयर इज अ प्रीपोजिशन आफ्टर द पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। अगर प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए तो नाउन तो अपने सेम वर्जन में रहेगा, लेकिन प्रोनाउन जो होगा वो अपना रूप चेंज होता है। जैसे आई तो मी हो जाएगा, ठीक है? अगर ही तो हिम हो जाएगा, सी तो हर हो जाएगा, वी तो क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। समझ पा रहे? लेकिन सेंटेंस, इफ इन ए सेंटेंस देयर इज नाउन, if in a sentence there is a noun as a subject, ram must be in the objective form but it will keep the same form ram। जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं छोटा सा, आई एल ओ बी, आई लव राम, लिख दिए, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, क्योंकि वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर हम लिखे हैं राम लव्स मी, अब देखो यहाँ पर भी ये सेंटेंस क्या चीज में है? राम जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट में है, और यहाँ पर ये राम क्या हो गया? ये भी राम सब्जेक्ट हो गया। तो क्या ये ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो कोई क्या उसके वर्जन, क्या उसके रूप, क्या उसका जो मैनर है, क्या परिवर्तन हुआ? नहीं परिवर्तन हुआ इसका मत। लेकिन हाँ, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में आई है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में आई है तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया? मी बन गया, क्योंकि सेंटेंस के सब्जेक्ट में आई होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, और मी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। बात समझ पा रहे? तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन CUET, DRDO, NDA ये सब में बहुत क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। इनफैक्ट SSC में तो बहुत बार पूछ चुका है। समझ पा? देखिए, हम सबको पता नहीं चल पाता कि सर यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए नहीं पता चल पाता कि हम सब करते क्या है। हम वैसे बहुत सारा सिलेबस में है पढ़ना, बहुत सारे सिलेबस में कहीं से एक क्वेश्चन पूछ देता है, तो पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली है क्या। देखिएगा एक बार, अगर एक बात मैं बोलूँ तो मैथ्स को अगर क्वेश्चन देखते हैं, मैथ में अगर क्वेश्चन देखते हैं तो पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन परसेंटेज से है, टाइम एंड वर्क से है, टाइम एंड डिस्टेंस से है, ना ट्रिगोमेट्री से है, नहीं सर ज्योमेट्री से है, मेंसुरेशन से है। लेकिन अंग्रेजी का क्वेश्चन देखने के बाद ये कभी नहीं बोल पाइएगा कि ये नाउन से है, प्रोनाउन से है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब एक्सेट्रा, कहाँ से नहीं बता पाइएगा। दैट इज द रीजन इट बिकम अ लिटिल बिट डिफिकल्ट और कंक्लूसिव। समझ पा रहे बात को? तो सबसे पहली बात उसको बारीकी ढंग से समझिएगा, तभी समझ आएगा कि कहाँ रीजन कैसे है।
आगे समझिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? सी ऑफ्टन, ऑफ्टन ही पढ़ते हैं, ठीक है ना? अगर बात करें लोग ऑफ्टन भी बोलते हैं। सी ऑफ्टन टॉक्स अबाउट यू एंड हर। अब कंफ्यूजन है, देखिएगा एक चीज आपको साथ यू जरूर देगा। यू क्यों देगा? क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि जब यू खुद यू है तो यहाँ पर हर कैसे होगा? सी ना होगा। लेकिन आपको पता होगा कि अबाउट जो है ना ये प्रीपोजिशन है, ठीक है ना? सी ऑफ्टन टॉक्स, वो हमेशा बात करता है, माफ करना बात करती है, ठीक है ना? के बारे में, मतलब तुम्हारे बारे में और उसके बारे में बात करती है। क्योंकि ये प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा वो सब का सब ऑब्जेक्टिव केस में होगा। प्रीपोजिशन के बाद जितना भी होगा सबका सब क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और यू का तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है, तो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर हर तो सही है, लेकिन अगर सी लिख दिया जाए तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप फ्लो में पढ़ेंगे, आप जल्दी में पढ़ेंगे, टाइम होता है कम हम लोग के पास और गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। सी हैज कंप्लेन अगेंस्ट मोहन एंड मी, ठीक है ना? कोई लड़की है जो कंप्लेन कर दी किसके खिलाफ? अगेंस्ट, प्रीपोजिशन है मोहन के बारे में और मी के बारे में। देखो मोहन तो ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट में है, ये ऑब्जेक्ट में तो बताए ना, मोहन का या राम का सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑब्जेक्ट के रूप में हो, उसका रूप, उसका जो फेस वैल्यू है कोई परिवर्तन नहीं होगा। राम है तो राम ही रहेगा, सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। बट इफ देयर इज अ प्रोनाउन इट कैन चेंज और इट मे चेंज और इट शुड बी। समझ पा रहे बात को? और सुन ध्यान से, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, सेंटेंस ये सही है। लेकिन सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, सी हैज कंप्लेन अगेंस्ट मोहन एंड आई नहीं होना चाहिए। मोहन तो वही है, लेकिन यहाँ पर आई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगेंस्ट प्रीपोजिशन है, अगेंस्ट प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद कोई शब्द आता है तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस में होगा अगर वो प्रोनाउन है तो। हालांकि नाउन को भी ऑब्जेक्टिव ही केस कह लेंगे। आगे सुनो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? देयर इज नो, क्या लिखा हुआ है? देयर इज नो एनमिटी बिटवीन यू एंड आई। अब सेंटेंस सही है गलत है? ध्यान से सुनिएगा। अगर एनमिटी, बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है, और आपको पता है कि बिटवीन के साथ यहाँ पे क्या लेता है? एंड लेता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर यू तो क्या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फॉर्म में वही रूप में होता है, और यहाँ पे आई होना चाहिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव मतलब आई ना होकर के क्या होगा बोलना? यहाँ पर मी होना चाहिए। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही होना चाहिए। आगे और पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। इफ टू वर्ड्स ज्वाइंड विद कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब होता है एंड, और ये सब जितना भी है ना, ये सब क्या है? कंजंक्शन है। मतलब दो शब्द को, दो सेंटेंस को, या दो वर्ड को, दो फ्रेज को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना? सिर्फ जोड़ने का काम होता है, ठीक है? तो कंजंक्शन होता है। अच्छा, लेकिन देन प्रीपोजिशन इज क्लियरली एक्सप्रेस्ड। अगर दो वर्ड है, दो वर्ब है, ठीक है ना? अगर दो अलग अलग प्रीपोजिशन लेता हो, लेगा भी लेगा, ठीक है, तो वो दोनों शब्दों का प्रीपोजिशन क्लियरली एक्सप्रेस कर देना चाहिए। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे देखोगे बेहतर एग्जांपल यहाँ पर है, हम आपको इससे बेहतर समझा पाएंगे। किधर गया? हाँ देखो, अ क्रोकोडाइल कैन लिव एफर्टलेसली। एक क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ जिसको बोलते हैं, हालांकि एक फ्रेज भी आता है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है? मगरमच्छ की आंसू, घड़ियाली आंसू, मतलब ढोंगी। ढोंगी समझ पा रहे ना? फ्रेज आता है, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। क्या लिखा? ये सब हल्का हल्का है। एसएससी, सीजीएल ये सब क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है। अब ये सब क्वेश्चन पूछेगा सीयूईटी, समझ पा रहे बात को? डीआरडीओ जो कभी कभी एग्जाम लेता है, इरेगुलर एग्जाम लेता है, वो सब में सब क्वेश्चन पूछ देता है। एमटीएस में सब क्वेश्चन आता है, बहुत आता है। फिर भी बता रहे हैं बार बार, आपको पकड़ में नहीं आएगा कि सर ये सब है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चैप्टर बहुत सारे पढ़ने हैं और उसमें से कोई एक पूछ देता है। समझ पा रहे बात को? हाँ, मैथ आप देख करके डायरेक्ट पकड़ लेते हैं, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सीआईएसआई है, लेकिन अंग्रेजी में आप नहीं पकड़ पाइएगा, ठीक है? आगे समझिएगा। तो क्या लिखा हुआ? अ क्रोकोडाइल कैन लिव एफर्टलेसली। एक क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ है, ठीक है ना, जो एफर्टलेसली रहता है। एफर्टलेसली मतलब उसको रहने में कोई संघर्ष, कोई परेशानी, कोई मुसीबत नहीं होता है। क्या? क्यों भाई? कहा भाई? बोथ मतलब दोनों। देखिएगा, इन वाटर, तो वाटर के साथ इन लग रहा है, और ऑन लैंड, तो लैंड के साथ क्या लग रहा है? ऑन लग रहा है।
तो अब अगर हम चाहेंगे तो ये प्रीपोजिशन को और ये प्रीपोजिशन को किसी भी एक प्रीपोजिशन को हम नहीं हटा सकते या दोनों को नहीं हटा सकते, क्योंकि पानी में रहने के लिए प्रीपोजिशन इन आएगा और जमीन पर रहने के लिए ऑन आएगा। समझ पा रहे? मतलब यहाँ पर जब ऐसा कहानी देखो ध्यान से, अब यहाँ पर जब ये प्रीपोजिशन आ जाता है तो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड है वो क्लियरली एक्सप्रेस होना चाहिए। समझ पा रहे बात को? अ क्रोकोडाइल कैन लिव एफर्टलेसली बोथ इन वाटर एंड इन लैंड, और बेहतर तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। और समझिएगा, अ क्रोकोडाइल कैन लिव एफर्टलेसली बोथ इन वाटर एंड लैंड। इन वाटर एंड लैंड हो पाएगा क्या? इन वाटर एंड लैंड का मतलब होता है पानी में रहता है और जमीन में रहता है। तो ये जो अगर सुनो ये दोनों एंड से जुट गया ना, और ये इसके पहले आ गया प्रीपोजिशन और इसके पहले प्रीपोजिशन नहीं है, इसका मतलब समझ जाए कि ये प्रीपोजिशन इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्रीपोजिशन इसको भी कर रहा है, जो कि इन लैंड कभी संभव ही नहीं है। तो इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही इज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ, चूंकि कॉन्शियस के साथ सचेत, सावधान, जागरूक जिसको आप बोल सकते हैं, एकदम केयरफुल होकर के, ठीक है ना। तो कॉन्शियस ऑफ लगता है एंड इंगेज्ड इन लगता है। अरे आई एम इंगेज्ड इन माई वर्क, मैं अपने काम में इंगेज हूँ, मतलब काम में बिजी हूँ। तो इंगेज अपने साथ प्रीपोजिशन इन लेता है, और अगर कॉन्शियस है तो अपने साथ क्या लेता है, ऑफ लगता है। तो दो अलग अलग वर्ब है, दो अलग अलग वर्ड है, और दो अपने साथ अलग अलग वर्ड अलग अलग प्रीपोजिशन लेता है, तो क्लियरली लिखना ही पड़ेगा। मतलब क्या हो रहा है, ही ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ एंड एंगेज्ड इन हिज वर्क, मतलब एक तो वह अपने काम के प्रति बहुत ही सजग सचेत रहता है और वो अपने आप में बिजी रहता है, ऐसा आप बोलेंगे। सेंटेंस गलत नहीं है, सही होना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये आगे हो गया, आगे समझिए क्या लिखा हुआ है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर हो गया, तो किस चीज का भाई, तो देखो लॉस ऑफ होता है और डैमेज टू होता है। तो लॉस ऑफ होता है और डैमेज अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। तो एक ऑफ भी प्रीपोजिशन आ गया और एक डैमेज टू प्रीपोजिशन आ गया, और दोनों को साथ प्रीपोजिशन लगाना जरूरी है, सेंटेंस ऐसे हो जाएगा। क्या बोल रहा है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं जवाबदेह नहीं हूँ, मैं जवाबदेह नहीं हूँ, फॉर के लिए, किस लिए भाई, लॉस ऑफ योर आर्टिकल एंड या डैमेज टू योर आर्टिकल, या आपका सामान खो जाता है या आपका सामान खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, इन दोनों में से कुछ भी अगर हो जाता है तो हम उसका जवाबदेह नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। लेकिन लॉस तो अपने साथ ऑफ लेता है और डैमेज तो अपने साथ टू लेता है, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों अलग अलग हम लोग को प्रीपोजिशन रखना पड़ेगा। आगे समझिएगा क्या लिखा हुआ, अब समझने की कोशिश करिएगा। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस एंड डैमेज ऑफ योर आर्टिकल। हालांकि इससे बेहतर आपको यही पढ़ने में लगेगा, पढ़ के देखिए एक बार रैपिडली, पढ़ के देखिए अच्छा लगेगा आपको। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड डैमेज ऑफ योर आर्टिकल, बिल्कुल बेहतर लगेगा। समझ पा रहे बात को। लेकिन ये सेंटेंस क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन लॉस जो होता है अपने साथ क्या प्रीपोजिशन लेता है, ऑफ लेता है, और डैमेज अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। बात समझ पा रहे, सेंटेंस ऐसे होते हैं। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ आफ्टर द प्रीपोजिशन, लिसन, आफ्टर द प्रीपोजिशन, पीछे से बाबू देखो क्या ध्यान है, आफ्टर द प्रीपोजिशन मेन वर्ब शुड बी इन आईएनजी फॉर्म। कह रहा है क्या कि आफ्टर द प्रीपोजिशन, अगर प्रीपोजिशन आ गया तो प्रीपोजिशन आने के बाद जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, प्रीपोजिशन के बाद होगा। मतलब माफ करना, प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब होगा वो कौन फॉर्म में होगा, आईएनजी फॉर्म में होगा। बात समझ पा रहे? ऐसे कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल है, कुछ वर्ड भी लिखे हैं, उसके थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिएगा, ऑन रीचिंग, तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। ऑन रीचिंग होम ही रोट मी अ लेटर, मतलब घर पहुंचने पर या घर पहुंचते ही। जैसे कैसे, पहले गांव में घर से लोग बाहर जाते थे पैसे कमाने के लिए, बाहर जॉब करने के लिए, तो पहले तो आज तो फोन नहीं था, पहले तो फोन नहीं था, तो पहले क्या करते थे, मम्मी पापा दादा दादी हमेशा बोलते थे पहुंचते ही पत्र लिखना, पहुंचते ही खत लिखना, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा।
इसका मतलब क्या हुआ, ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचते ही, कैसे अभी मम्मी बोलते हैं पहुंच के फोन करना, तो पहुंच के फोन करना मतलब जैसे ही पहुंचोगे वैसे ही फोन करते हैं। तो ऑन रीचिंग होम ही रोट मी अ लेटर, पहुंचते ही उसने मुझे एक पत्र लिखा, खत लिखा, चिट्ठी लिखा, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। he aims at solving these questions, क्या लिखा हुआ, aims मतलब उसका लक्ष्य रखता है, मतलब वह लक्ष्य रखता है, लक्ष्य निर्धारित करता है, क्या भाई, at solving this question, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए आपका एग्जाम होता है, CVET का हो जाए, NDA का हो जाए, SSC का हो जाए, तो आप मैक्सिमम एग्जाम को, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, कॉन्स्टेंट एफर्ट करते हो, कॉन्स्टेंटली एफर्ट करते हो, तो बोल सकते हैं ही एम्स एट सोल्विंग दिस क्वेश्चन। एम मतलब लक्ष्य होता है, आपका ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य क्या होता है, क्वेश्चन को सोल्व करना, तो वही हो जाएगा। एट ए प्री पोजिशन है, प्री पोजिशन के बाद आएगा तो हमेशा क्या आएगा, ING फॉर्म में आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे बोलो हाँ या ना? नहीं ना, बोलना है, एनर्जेटिक रहना है, ठीक है ना, बिल्कुल आगे समझिएगा। हाँ कुछ ऐसे वर्ड है, अभी और हम थोड़ा बता दें तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही इज गुड एट प्लेइंग बैडमिंटन। गुड एट प्लेइंग बैडमिंटन का मतलब क्या होता है, वो बैडमिंटन खेलने में अच्छी है, अच्छी है मतलब वो अच्छा है, ठीक है ना। जैसे बोल सकते हैं आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट म्यूजिक, समझ पाए ना। तो गुड एट लेता है प्री पोजिशन, और जो एट आएगा तो समझ पा रहे बात को। अगर आई एम गुड एट बैडमिंटन, ठीक है, मतलब कभी कभी प्लेइंग शब्द नहीं भी आएगा, तो जैसे मैं बोलूं कि आई एम गुड एट बैडमिंटन, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बैडमिंटन में अच्छा हूं, मतलब मैं बैडमिंटन हमको बहुत अच्छे से खेलने आता है। आई एम गुड एट प्लेइंग म्यूजिक, मतलब मैं म्यूजिक प्ले करने में बहुत अच्छा हूं, ठीक है ना। तो ये सब सुनिए, सोचिएगा, जो ऐड जब आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा, जो भी वर्ब आएगा तो वहां पर ING फॉर्म में आएगा। कभी कभी वर्ब नहीं भी रहता है ना, तो हालांकि वही सेंस दिखता है। जैसे आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, इसका मतलब क्या हुआ, एट मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर क्या आया, सोल्विंग या फिर कुछ ऐसा तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर गुड एट मैथमेटिक्स बोलने का मतलब क्या हुआ कि मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ, मतलब सोल्व करने में अच्छा हूँ, मुझे मैथ में अच्छी समझ है, मुझे मैथ पे अच्छी पकड़ है, मुझे इंग्लिश में अच्छी पकड़ है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो कभी कभी बोलना या फिर वर्ब नहीं भी आएगा तो मीनिंग वही रखता है। आगे समझिएगा, शी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस मतलब वो चेस खेलने की शौकीन है, वो शौकीन है मतलब अच्छा है, तो फॉन्ड ऑफ आ गया तो प्लेइंग हो जाएगा, प्ले नहीं होगा। आगे देखिएगा, शी टेक्स इंटरेस्ट इन हो जाएगा, मतलब वो इंटरेस्ट लेती है इन रनिंग दिस शॉप, ये दुकान है, ठीक है ना, ये दुकान है, इस दुकान को चलाने में, रन करने में वो इंटरेस्ट है। बात समझ पा रहे, बिजनेस करने में वो इंटरेस्ट है। तो रनिंग, इंटरेस्ट इन क्या है, आपका प्री पोजिशन है, और इन जब आ गया तो यहाँ पर रन या फिर कुछ ऑपरेट या कुछ ऐसा नहीं आएगा, जब भी आएगा तो वो ING फॉर्म में ही रहेगा। सम लीडर्स बिलीविंग, सम लीडर्स बिलीव्स, अब बताओ सही है गलत है। सबसे पहली बात सम लीडर है तो यहाँ पर बिलीव हो जाएगा, सम लीडर बिलीव इन बीफुलिंग द पीपल। अब देखो यहाँ पर इन आ गया ना, इन आ गया तो यहाँ पर बीफुलिंग, मतलब कुछ नेता ऐसा मानते हैं, ऐसा भरोसा करते हैं, ऐसा मानते हैं कि मतलब लोगों को मूर्ख बनाना ही नेतागिरी है। कहने का मतलब यही होगा, सम लीडर्स बिलीव्स, कुछ ऐसे नेता विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, इन बीफुलिंग द पीपल, मतलब लोगों को मूर्ख बनाने में ही वो भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है सेंटेंस में, ऐसा समझ सकते हैं। ओवरऑल ये ध्यान देना है कि प्री पोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएगा, जो भी वर्ब आएगा, वो हमेशा कैसे में आएगा, ING फॉर्म में आएगा। कुछ ऐसे हम लिखवा भी चुके होंगे, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अकस्टम्ड यूज्ड टू आएगा, तो यूज्ड टू आ गया तो हमेशा क्या आएगा, B4 आएगा। अकस्टम्ड टू आ गया तो B4 आएगा, मतलब ये सब जितना भी लिखा हुआ ना यहाँ पे, इसके साथ हमेशा B4 लिखेगा, मतलब वर्ब प्लस ING फॉर्म लिखिएगा। जैसे क्या क्या है जी, यूज्ड टू हो गया, अकस्टम्ड टू हो जाएगा, और वर्स टू हो जाएगा, विद अ व्यू टू हो जाएगा, एडिक्टेड टू है, डिवोटेड टू है, इन एडिशन टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू और प्रोन टू। समझ पा रहे बात को? जितने भी सारे शब्द हैं, सारा का सारा, जितने भी सारे शब्द हैं, सारे के सारे क्या होंगे, टू आया है,
प्रीपोजिशन है, मतलब टू के बाद क्या आएगा, V4 आएगा। हालांकि टू ही नहीं, यहाँ पर हम इन भी लिखवाए हैं, ऑफ भी लिखवाए हैं, एट भी लिखवाए हैं, कुछ एग्जाम्पल हम दिए हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ पा रहा है? चलिए, थैंक यू।